जिलों की नगरी उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हुआ। समृद्धि फाउंडेशन की ओर से यह सम्मेलन आयोजित किया गया। देश और दुनिया के कई ज्योतिषी विद्वान आए और 2 दिन तक यहाँ पर चर्चा हो रही है विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर, और किस तरह से ज्योतिष को आम जन से और जोड़ा जाए, महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, मंथन हो रहा है। आप भी देखें। देश और दुनिया में ज्योतिष का विशेष महत्व है और भारतीय परंपरा में जो ज्योतिष का महत्व है वो सब, चाहे राजनेता हो, उद्योगपति हो या आमजन हो, सब खासे ज्योतिष के दीवाने होते हैं और इस ज्योतिष के पीछे सभी लगे रहते हैं। कोई धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कोई शोहरत प्राप्त करने के लिए, कोई राजनेता अपने भविष्य को जानने के लिए लालायित रहता है कि हमारा क्या होगा। और इस ज्योतिष को जो बनाए रखे हैं वो ज्योतिषज्ञ, अभी तक पुरुषों का वर्चस्व इसमें रहता था, लेकिन अभी जो नई आप देख रहे हैं ये पूरी महिलाओं की टीम है। जो ज्योतिषियों की टीम आप देख रहे हैं वो ये पुरुषों का वर्चस्व जो है वो उसमें सहभागी बन रही है कि किस तरह से ज्योतिष की परंपरा को, जो मूल परंपरा है, उनको आगे बढ़ाई जाए। आप बताएं वर्तमान में क्या इसका किस तरह से आगे आप ले जाने की कामना करते हैं। आपका परिचय। महिलाएं, मैं उमा दशोरा MMVM में ज्योतिष पढ़ाती हूँ, सायंकालीन कक्षा महाराणा साहब की तरफ से, और यहाँ आई हूँ। इसके पहले मैं विद्यापीठ में भी पढ़ा चुकी हूँ काफ़ी टाइम तक, और अनेक प्रकार के सब ज्योतिष, पूजा, कर्मकांड सब ज्ञान रखती हूँ मैं। मेरा यह कहना है कि पुरुषों का वर्चस्व कम नहीं हुआ है, महिलाओं का ज्योतिष में आने से पुरुषों को सहायता मिली है। जैसे एक आदमी उसके पिता का श्राद्ध या माता का श्राद्ध करने के लिए पंडित के पास जाता है कि 30 का श्राद्ध कब है, आज है, कल है। पंडित शायद उस टाइम पूरा देख नहीं पाता या नहीं मिल पाता है तो परेशान होता है। किंतु अगर महिला ज्योतिषी है और उसको पंचांग का ज्ञान है तो महिला पहले दिन ही प्लानिंग बना लेती, कल मेरे ससुर जी या सासू जी का श्राद्ध है और मेरे को क्या करना है, और इसलिए वे पुरुष को सपोर्ट करके और उनको आगे बढ़ाती है। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई सम्मेलन होते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। जिलों की नगरी उदयपुर में ये सम्मेलन हुआ है और किस कल्पना के आधार पर ये सम्मेलन आप कर रहे हो, आपका नाम ही कल्पना है और साकार हो रही है सभी महिला ज्योतिषियों की कल्पनाएं। मेरी सब बहन, मैं डॉक्टर कल्पना शर्मा जी, मैंने आईकास का चैप्टर चलाया और अब मैं देश विदेश में ज्योतिष और वास्तु दोनों ही करती हूँ। अब जहाँ तक कि महिला और पुरुष की बात है वो सब तो अब खत्म हो चुकी है। कई महिलाएं हैं जो कुछ बातें पुरुषों के साथ में शेयर नहीं कर सकती है, कुछ अपनी समस्याएं पुरुषों को नहीं बताना चाहती हैं। एक महिला को बड़ी आसानी से सहज होकर के वो अपनी समस्या बताती है और हम उन समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और नारी शक्ति तो सब पे महान है जी। और इससे संबंध विच्छेद कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को बता देते हैं भाई तू ये व्रत कर, ये उपवास कर, ये कर उपाय, जिससे तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। ये सत्र आपने आयोजित किए हैं, इन सत्रों का क्या वो है? ये मेरे साथ में अभी ये है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हैं रश्मि जी। इन्होंने मुझे प्रेरणा दी, इन्होंने मुझे सहयोग दिया कि क्यों नहीं कल्पना जी अपन एक है ना, आप एस्ट्रोलॉजर हो, और इनकी यहाँ भी पहले कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में भी ज्योतिषी क्लासें चलती थी, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना एक है ना सब का मंथन किया जाए विचारों का, और सबको, पुरुष और महिलाओं को सबको एकत्रित करके सम्मेलन किया जाए। मेरी प्रेरणादायक आप हैं और कोटा से प्रमिला जी हैं मेरे साथ में, उनका भी मेरे को मानसिक रूप से हमेशा सहयोग रहा कि आप है ना कल्पना जी मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए। और मेरी प्रेरणा की तो
मैं ना उमा जी हैं ही हैं, इनसे तो प्रेरणा मुझे कई वर्षों से मिल रही है कि इनके ससुर ने इनको एस्ट्रोलॉजर बनाया है। कहाँ महिला पुरुष का भेद रखा इन्होंने, कभी रखा ही नहीं उन्होंने। और जब ये वर्षों से है ना, उदयपुर के जितने ज्योतिषी हैं हाँ। उसमें से 90% आपके शिष्य हैं। और तो आप देख रहे हैं इस उम्र में भी ये इस रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत ही एक गौरवपूर्ण बात है कि हर महिलाएं कभी थोड़ा सा भी किचन में काम कर लेती हैं तो कहती है कि आज मेरे सिर दर्द हो रहा है, आज मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने कितने ही ज्योतिष से बना दिए हैं। आप कितना और अनुभव करते हैं, क्या गौरव अनुभव करते हैं? मुझे तो संतोष है कि हर औरत को पूजा विधि, ज्योतिष का ज्ञान, पंचांग देखने का ज्ञान और सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि अपने घर का सब काम हम आराम से कर सकें, हर औरत कर सके। लेकिन सबसे अहम बात है कि शिक्षा में ज्योतिष का संबंध होना चाहिए और किस तरह से नवाचार होना चाहिए, इसके लिए क्या और सरकार को उपाय करने चाहिए। हमारे साथ में रश्मि जी हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की यहाँ पे डायरेक्टर हैं। आप बताओ क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए, जिस तरह से सभी विषय है, तो विज्ञान है, गणित है, कला है, उसी तरह से इन सभी विषयों में से एक विषय ज्योतिष का भी है, तो उसको आप एक विषय की तरह पढ़ाया जाए, उसमें रिसर्च हो, उसमें अनुसंधान हो और उसके ज्ञान में और उसका विकास हो। तो यह सब विषय की जो गुणता है, विषय का जो अध्ययन है, वो प्रामाणिक होना चाहिए और उसमें समय समय पर अपडेशन होनी चाहिए। तो वो विश्वविद्यालय यूँ तो गुरु परंपरा के अनुसार ज्योतिष आगे बढ़ती है, लेकिन ज़माना अब बदल गया है और कंप्यूटर पे ज़माना आ गया है। आप बताओ किस तरह की सहूलियत आज के नवयुवकों को चाहिए इस अपडेट से? फ्रॉम दिल्ली। मैं यहाँ पे समृद्धि फाउंडेशन में गेस्ट बन के आई हूँ। मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एस्ट्रोलॉजर मैं भी हूँ, पर यहाँ पे जो देश विदेश मतलब काफ़ी जगह से लोग आए हैं, उनको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक आप बात करें नई तकनीक की, वो क्या होनी चाहिए, तो आजकल जैसे कि हम एक ऐप देखते हैं, पहले हम जाते थे एस्ट्रोलॉजी के लिए पंडितों के पास टेवा बना के पेपर लेके, लेकिन आज वो चीज़ें मोबाइल में उपलब्ध है। हम एक एस्ट्रोसेज या कोई भी ऐप लेके हम उस ऐप के थ्रू अपनी कुंडली निकाल लेते हैं और उसके थ्रू छोटी छोटी सी चीज़ों को हम पकड़ के और उससे हम समाधान व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को जो उनसे मांगता है, हम दे सकते हैं। तो उसके लिए आज हमें 10 तरह के पंचांग, पेपर, तिथि, वार, अलग अलग कैलेंडर्स, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। हम उस मोबाइल में जो नई तकनीक, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, उसके थ्रू हम सारी चीज़ें निकाल के और उस पर हम एनालिसिस बहुत अच्छे से करके एस्ट्रोलॉजी को हम पढ़ के, समझ के और सामने वाले की परेशानी को समझ के प्रॉपर सोल्यूशन सामने वाले को हम दे पाते हैं। पहले महिलाएं हर मुहूर्त पूछने के लिए ज्योतिषी जी के पास जाती थी, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। क्या सुविधाएं मिल रही हैं महिलाओं को? मैं प्रोफेसर रेनू जटाना जी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से रिटायर हुई हूँ और कॉमर्स विषय में प्रोफेसर थी। मैं आज पूरे सत्र जैसे पूरे सुबह से सुन रही थी। मैं वैसे मेरा विषय कॉमर्स रहा है, लेकिन जैसे मुझे इसका सारा सुनने के बाद यही लगता है कि ज्योतिष को भी एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमारे जो भी लोग हैं ज्योतिष में, तो वो एक क्वालिफाइड जो एस्ट्रोलॉजर के रूप में आए और चाहे ये पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई और भी काम कर रहे हैं, सब चीज़ के उनके पास डिग्री होनी चाहिए, उनको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। कोई उनको चैलेंज नहीं कर सके कि आपकी विधि सही नहीं है, आपने ये काम ठीक तरह नहीं किया। तो जिनका इसमें इंटरेस्ट है तो उन्हें पूरी एक सब्जेक्ट नॉलेज भी दी जाए, हर सब्जेक्ट की जानकारी दी जाए और वो भी समाज में एक बहुत अच्छी तरह से कह सकें कि आज जैसे हम मौसम के बारे में बात करते हैं कि आज उन्होंने मौसम विज्ञानी ने ये कहा, तो इसी तरह से ज्योतिष भी कह सकें कि हाँ हमारे ये आगे आने वाली ये घटनाएं हैं, या मतलब एक क्वालिफाइड आदमी एक बहुत निश्चिंत होकर के अपनी बात कह सकता। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप क्या परिचय हैं और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मैं जयपुर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई हूँ।
13 साल से आईवा यूनिवर्सिटी लंदन में फैकल्टी के पद पर उपस्थित हूँ। ज्योतिष के बारे में इतना ही बोलूँगी और उसके अंदर महिलाओं की सहभागिता कि ज्योतिष जीवन की एक कला है। यदि हम किसी के बारे में कुछ समझ जाएं, जो कि जिसमें कि ज्योतिष बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है, राशि नक्षत्रों से हम उसका स्वभाव और उसका जो भी चाल चलन उसके बारे में पूरा पता लगा सकते हैं। तो क्योंकि चूँकि औरत एक परिवार की धुरी होती है, तो वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में ज्योतिष के माध्यम से सब कुछ जान जाए, तो वो एक अपनी गृहस्थी को और अपने समाज को एक बहुत अच्छा आयाम दे सकती है, एक दिशा दे सकती है, और ज्योतिष इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। आप बताओ आपका परिचय और क्या कहना चाहते मैं डॉक्टर मीना जयपुर से, और हमारा आईवा से सीख रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ ज्योतिष की, और इसकी ब्रांच लंदन में भी है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए एक फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें अपनी खुशियाँ और हमारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ ठीक करने के लिए एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत सबको होनी चाहिए। और आज के टाइम में ये ज़रूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फैमिली डॉक्टर की तरह एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इतना ही कहना चाहूँ। आप बताओ आपका क्या परिचय? मेरा नाम मीनाक्षी गर्ग है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, टीचर हूँ मैं। और मेरा पूरा परिवार जो है ज्योतिषी में ही है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी करता है। और मैं भी पिछले 20 वर्ष से एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत है और आगे से आगे सीख रही हूँ। और इसमें तो जितना ज़्यादा अपन ज्ञान ले सके उतना ज़्यादा अच्छा है। और जिस तरीके से अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं कहाँ क्या बीमारी है, तो वैसे ही ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं ग्रहों के गोचर के आधार पे होती है। और हमारी कुंडली जब हमारा जन्म होता है और उस वक्त जो ग्रहों का गोचर होता है वही हमारी लग्न कुंडली होती है। तो उसके आधार पे हमारे जीवन में जिस जिस तरीके से ग्रहों की दशाएं चलती है, जिस तरह से ग्रहों का उतार चढ़ाव आता है, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आता है। इस चीज़ को समझते हैं तो हम उसका उपाय कर लेते हैं। हालांकि प्रारब्ध को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसकी जो क्षमता है, उसके जो बुरा और अच्छा करने की जो क्षमता। गोल्ड मेडलिस्ट मंडी में हरिओम नाम ज्योतिष कार्यालय खोल रखा है और पीएचडी भी चल रही है अभी। और मैं अभी इस सम्मेलन में जैसे हम आए हैं तो काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिल रहा है। हर सबका अपना अपना नॉलेज है और हर इंसान को अभी जैसे एक मैडम ने कहा था कि जैसे फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसी तरीके से और अब क्या है कि सारी महिलाएं भी इसमें भागीदारी ले रही है और बढ़ चढ़ के इतने उत्साह के साथ आप देख रहे हो भाग ले रही हैं। और मैं यूँ कहना चाहूँगी कि जैसे कि कोई अपन फलित करते हैं तो उसमें जैसे कि वो घटना घटने का योग है नहीं है, शादी का, संतान का जो पहले योग देखा जाए, फिर उसकी दशा देखी जाए, फिर वो कि गोचर कब आ रहा है, गोचर के अनुसार और दशा का जब कॉम्बिनेशन बैठेगा जब वो घटना घटेगी। मेरा नाम साध्वी देशनाश्री है और समय चाहे कोई भी हो, जैसा कि आपका प्रश्न है कि वर्तमान समय में ज्योतिष की क्या उपादेयता है और उसमें भी महिलाओं के लिए क्या है विशेषतया, तो समय चाहे कोई भी रहा हो, ज्ञान की कोई भी विधा हो, हर समय उपादेय ही होती है और सीखने योग्य ही होती है। अब इसमें महिला और पुरुष का, चूँकि ये कोई कार्य क्षेत्र की बात नहीं है, महिला और पुरुष की बात आती है तो वो कार्य क्षेत्र के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन ज्ञान की जहाँ तक बात है, ज्ञान के क्षेत्र में कोई महिला अथवा पुरुष कोई मायने नहीं रखता है। महिला भी ज्ञान सीखने के लिए उतनी ही योग्य है जितनी कि पुरुष हैं। और बल्कि कई बार सूक्ष्मता में जाने की जो बुद्धि है वो महिलाओं में ज़्यादा हो सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन होती है। वो जिस भी चीज़ को ठान ले तो कर सकती है। इसलिए ज्ञान के लिए कोई भी मायने नहीं रखता। आप महिलाएं ज़्यादा अच्छी मैनेजर्स होती हैं, तो ज्ञान का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं ने जिस जिस चीज़ में वो चली गई उस चीज़ में उन्होंने सफलता पाकर ही दिखाई, क्योंकि उनका स्वभाव है हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानना। सृष्टि को बनाने वाली सब माता ही हैं। मेरा नाम प्रवीणा माथुर है, मैं उदयपुर से ही हूँ। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि ज्योतिष की क्या उपादेयता है, सभी के लिए उपादेयता है। और यदि रूटीन में भी हम देखें कि सिर्फ यदि हमको पंचांग का भी ज्ञान हो तो हमें महिला होने के नाते कि कौन सी चीज़ कब खरीदनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण को भी जानें तो हम बहुत चीज़ों में फ़ायदा
ले सकते हैं कि किस दिन क्या खाना बनाना चाहिए, किस दिन कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, किस दिन शुभ वार के दिन हम अच्छे नए कपड़े कब धारण करें, नई वस्तु इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाना है तो कब जाएं, या बच्चा नई क्लास ज्वाइन कर रहा है तो उसे किस दिन उसे भेजें। तो हमें एक सामान्य सा यदि पंचांग का भी ज्ञान हो तो हम बहुत इसकी उपयोगिता निकाल सकते हैं। ये ज्योतिष का बहुत बड़ा लाभ लिया जा सकता है। राजस्थान से प्रमिला गुप्ता। वर्तमान समय में ज्योतिष की उपयोगिता ये है क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो हमें शुभ ये जो भी ज्योतिष ज्ञान है ब्रह्मांड में वो ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही है। बिना ग्रह नक्षत्रों को जाने ये ज्ञान नहीं मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग घरेलू महिलाएं होते हुए भी अगर हमें ज्योतिष ज्ञान का प्राप्ति होती है तो इससे अच्छी बात और क्या हम महिलाओं में हो सकती है। क्योंकि ग्रह नक्षत्र वो कार्य करते हैं कि हम खुद उसको समझ के ही कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अपना मकान बनाना है तो किस मुहूर्त में बनाएं, अपने बच्चे को हमने एडमिशन दिलवाना है तो किस नक्षत्र में हम उसे स्कूल भेज सकते हैं, किस वार में हम भेज सकते हैं। यानी कि बच्चों का एडमिशन नक्षत्रों से लें परमिशन। इसी तरह से नक्षत्रों को साथ लेके हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो कि शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनीता बंसल है। ज्योतिष की उपयोगिता काफ़ी है। ज्योतिष का उपयोग सिर्फ फलित में ही नहीं, प्रेडिक्शन पार्ट के लिए नहीं है। इसका उपयोग एक तरह से हमारे लाइफ में गाइडेंस के लिए इसमें कर सकते हैं। कुंडली को देखकर हम ये गाइड करके बता सकते हैं कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, उसको एजुकेशन किस फील्ड में लेनी चाहिए, कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसके लिए उसके चार्ट के हिसाब से सूट करता है। अदरवाइज़ आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे बच्चे कोई दूसरे लेते हैं, पहले इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर मालूम पड़ा डिग्री करने के बाद फिर दूसरे म्यूज़िक में जा रहे हैं, दूसरे फील्ड्स में जा रहे हैं। तो ये गाइडिंग टूल की तरह हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू से हमें मालूम होगा कि इसमें डालने से इसको अच्छा हो सकता है। दूसरा उसी तरह से जॉब के क्षेत्र में भी हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसा करियर प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जिससे आपको आगे उसमें अच्छा आपका करियर हो सके। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में भी आपको हमें मालूम करके कि उसकी कुंडली में चंद्रमा की कैसी पोजीशन है, बच्चा अभी शनि की 7.5 चल रही है तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, किस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी लाइफ में होगी तो हम उन्हें बच्चों को बेहतर गाइड कर सकेंगे कि जैसे उनमें एक एक्सेप्टेंस हो बच्चों को लेकर, जिस तरह के चार्ट में उनके ग्रह हैं उनको लेकर एक्सेप्टेंस हो सके और उसकी तरह से फिर वो अपनी लाइफ को समझ सकें और आगे उसी तरह से जी सकें। क्योंकि क्या होता है कि हम हमेशा अपनी दूसरों को अपनी चीज़ों के लिए ब्लेम करते रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जबकि एक्चुअली कुछ नहीं होता। हम सब वो सब चीज़ें अपने चार्ट में लिखा के आते हैं कि हमारे चार्ट में हमारे इस पति के साथ ऐसा होगा, बच्चों के साथ ये होगा। तो कहीं ना कहीं हम दूसरों को ब्लेम नहीं करके हमें उन्हें एक्सेप्टेंस आती है कि इस तरह की चीज़ें ये हमारे कारण है और ये इन चीज़ों को समझकर हम आगे बेहतर लाइफ को जीने के लिए अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो 2 मिनट में एक छोटी सी उपयोगिता है। अगर इसके लिए लिखना पड़े तो जैसे एक हम 12 साल तक साइंस पढ़ते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजी को अगर 12 साल तक भी हम अध्ययन करें तो कम है। इतना ओशन है, जितना हम ज़्यादा समझते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम इसकी बूंद भी नहीं आती। थैंक यू सो मच। मैं भाटापारा से हूँ। यहाँ मेरे मिस्टर हैं, उनका है सम्मान समारोह, इसलिए साथ में आए हैं। वास्तु है तो सब ठीक है। बस और कुछ नहीं। और क्या कहना है? नमस्कार, मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, और मैं इंटरनेशनल हूँ और मैं विदेश से आई हूँ। ठीक है, और मैंने विदेश की जो लाइफ स्टाइल देखी है और जो वहाँ का खान पान देखा है उससे संबंधित मेरे विचार हैं कि जो लोगों के अंदर है कि हम ये मंत्र करें, तंत्र करें, ये पूजा पाठ करें, इससे हटके होता है। कोरोना काल में हमें अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहिए और वो भी ग्रहों से जुड़ा हुआ है। जैसे आपकी फिर अग्नि तत्व राशियाँ हैं तो उनके लिए हमें अपनी जो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनको ब्रेन से रिलेटेड काम करना होता है। उनकी जठराग्नि बहुत तेज़ होती है। जठराग्नि यानी एनर्जी का लेवल बढ़ा होता है, गुस्सा बहुत आता है, हाइपर बहुत होते हैं। तो उनके लिए हम क्या ग्रह की रेमेडी बताएं। पश्चात के देश जो है ना वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में वो कर्म को प्रधान करते हैं। हमारे यहाँ भाग्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो वो लोग अपने कर्मास को इतना अच्छा करते हैं। मॉर्निंग आवर में वॉक करना, गायत्री मंत्र का जाप वो लोग नहीं करते हैं तो क्या वो लोग
उगते हुए सूर्य के साथ जो योगास करते हैं वो उनकी रेमेडीज़ होती है। और विदेश का जो कल्चर है और अपने इंडिया का कल्चर है, उन दोनों में सिमिलरिटी भी है कि हम लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र करो, बट वो लोग इस तरह से अपनी एनर्जी के फ्लो को मेंटेन रखते हैं। बीच में कभी भी वो गजेट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, मोबाइल का प्रयोग नहीं करते। हम लोग हर समय मोबाइल मेटेलिक जीवन है, उसका उपयोग हम बार बार करते हैं। तो इस तरह से हम अपने लाइफ स्टाइल को अपने एलिमेंट्स से जोड़ के और अपनी राशियों से जोड़ के अपने खान पान में सुधार कर सकते हैं कि हमें कौन सा खाना सुबह खाना है, कौन सा दोपहर, कौन सा शाम। इस तरह ग्रहों से जोड़ के मैंने इस पर एक रिसर्च अपने यहाँ प्रेजेंटेशन में रखा और मुझे लगा कि लोगों को पसंद आया कि लोगों को हट के अपने बारे में सोचने का समय ही एस्ट्रोलॉजी है। थैंक यू सर। जिलों की नगरी उदयपुर में ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है और ज्योतिष सम्मेलन जैसे ही किसी जिले में होता है या किसी राज्य में होता है तो सबसे पहले निगाहें राजनेताओं की उस सम्मेलन पर होती हैं और जो उसमें निचोड़ निकलता है उसमें सभी यही सोचते हैं कि अब आने वाला समय किस पार्टी का होगा, किस नेता का होगा, किस नेता का सितारा बुलंद होगा। हमारे साथ में पंडित जी भी हैं, सुरेश मिश्रा जी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं और राजनीति के भी बहुत करीब हैं। आप बताएं सर। देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छा आयोजन किया है जी कल्पना जी ने और इनकी पूरी टीम ने। सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ। इतने सारे ज्योतिषी देश विदेश से हमारे बीच में आए हैं। इन सबका उदयपुर की नगरी में स्वागत, अभिनंदन। निश्चित रूप से हमारी पुरानी विधा जिसके माध्यम से हम लोग गणना के माध्यम से बता सकते हैं कि किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा और किस दिन चंद्रमा में क्या होगा और सूर्य में क्या होगा। जब इतनी गणना बता सकते हैं जो आज साइंस आज बता पा रहा है, इसको हज़ारों वर्षों से हमारे विद्वान बताते आ रहे हैं। और यहाँ जो 2 दिन तक अधिवेशन चलने वाला है, इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं का निचोड़ जो निकलेगा वो मानव जाति के लिए निश्चित रूप से हितकारी रहेगा। और ये इतने सारे विद्वान जो देश विदेश से आए हैं, ये अपनी अपनी गणना के माध्यम से बताएंगे कि देश का विकास कैसे होगा, प्रदेश का विकास कैसे होगा और हमारी राजनीति में किस प्रकार की उठापटक होने वाली है, नहीं होने वाली है। दोनों बातों पर चर्चाएँ होगी। मैं कल्पना जी को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन किया। मिश्रा जी, जिस तरह से आयोजन होते हैं, सम्मेलन भी होते हैं, लेकिन राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जहाँ पे करोड़ों रुपये मदरसों पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन वैदिक पाठशालाओं के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर या जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके नाम पर बहुत ही कंजूसी बढ़ती जाती है। श्रीमाली जी, इस बात को मैं पहले भी कई मंचों से उठा चुका हूँ और अभी भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो विद्याएं, जिन विधाओं के माध्यम से हमारे देश विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाता है, जिस कारण हमारी एक पहचान बनी हुई है कि हिंदुस्तान में क्या है, तो हिंदुस्तान में ज्योतिष है, हिंदुस्तान में वास्तुशास्त्र है, हिंदुस्तान में पांडित्य है। इन सब पे ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अब आजकल युवाओं का रुझान इस पर कम हो रहा है और इनको जोड़ने के लिए जरूरत है कि इनको हर प्रकार की मदद की जाए, इनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। क्योंकि ये जो विधा के लोग हैं, ये सब लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ऐसी बात करने वाले लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, इनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी एक विशेष कोष की स्थापना करनी चाहिए जिससे इनकी विधा को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। जिस तरह से आयोजन हो रहा है, उस आयोजन की क्या उपादेयता है वर्तमान समय? देखिए, ज्योतिष का संबंध सभी से जोड़ने के लिए और जो नए शोध हो रहे हैं उन शोध का आपस में आदान प्रदान करने के लिए ये सम्मेलन का बहुत उपादेयता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव कुछ ना कुछ बोलता है और उस अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसमें कई नई चीज़ों को खोजने का और समझने का बहुत अच्छा मंच मिलता है। का क्या महत्व है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष में उपाय ज्योतिष जो बताया जाता है, उसमें जो थेरेपी, चिकित्सा जो उपाय के लिए बताया जाता है, उसमें रत्नों की सलाह दी जाती है कि यदि आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है और उसके मजबूत होने से इंसान को फ़ायदा मिलना है, तो वो ज्योतिषी इस बारे में उसका राय देते हैं और लोग उन रत्नों को धारण कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अपने इच्छित चीज़ों की पूर्ति करते हैं। लेकिन हमें देखा जाए तो रत्नों की कई दुकानें हैं और असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं,
जो भी खरीदारी करते हैं वो एक उनमें संशय होता है कि किस तरह की खरीदारी करें, क्या प्रामाणिकता है रत्नों की। आपने बिल्कुल सही कहा कि इन दिनों रत्नों के व्यवसाय में बहुत सारे लोग ऐसे कूद पड़े हैं लालच के फेर में, जो कि रत्नों की समझ ही नहीं रखते और उन्होंने सिर्फ इसलिए रत्न का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है कि इसमें कोई MRP नहीं होती, कोई इसकी वो नहीं होती और वे अधिक से अधिक लोगों को लूट कर कमाना चाहते हैं। इसलिए मैं सब लोगों को सलाह दूंगा कि रत्न खरीदते समय ऐसे व्यक्ति से ही रत्न खरीदें जो रत्नों का जानकार हो। क्योंकि अब जिस प्रकार से ज्योतिष की शिक्षा प्रारंभ हो गई है, वैसे रत्नों की शिक्षा भी होती है। जेमोलॉजी के कोर्सेज होते हैं और जो लोग जेमोलॉजी के कोर्स करते हैं वे रत्नों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनके सर्टिफिकेशन होते हैं, बहुत सारी लेबोरेटरियाँ हो गई है और ऐसे अच्छे व्यवसाय भी हैं जो लोग अच्छे प्रकार से रत्नों का व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हीं से ही रत्न खरीदने चाहिए। क्या परिचय है और क्या कहना है आपका? जी, हम लोग भाटापारा से हैं, मैं भाटापारा से, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ये जो सम्मेलन है समृद्धि फाउंडेशन उदयपुर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार आयोजन हुआ है और जिसमें ज्योतिष वास्तु का सामूहिक संयुक्त रूप में पेशकश है। मेरा मानना है कि और सभी का मानना है कि जिस तरीके से आकाश मंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं विराजमान हैं और उनके सर्वोपरि राजा के रूप में सूर्य को जानते हैं, जिसका इफेक्ट हर मानव जीव जंतुओं पर चाहे विश्व में किसी भी कोने पर रहता हो, इसका अगर प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्राणी को ले सकते हैं, मनुष्य को ले सकते हैं कि जो पागल व्यक्ति है, जिसका मनोमस्तिष्क थोड़ा कमज़ोर है, जिसको हम पागल की श्रेणी में डाल सकते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति है और अमावस की रात को जब ज्वार भाटा उठता है, उसका इफेक्ट का मतलब होता है वो क्यों उठता है, पृथ्वी की जो पानी होती है उसे चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से खींचती है, ठीक उसी पावर से पृथ्वी अपनी ओर बनाए रखने की कोशिश करती है और ज्वार भाटा का रूप होता है। तो ये जो उतार चढ़ाव होता है हर मनुष्य, हर जीव जंतुओं पर, उस दिन खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति कुछ समय के लिए, आप साइंटिफिक रूप से भी चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर या फिर BP कुछ न कुछ अप डाउन या फिर टेंशन के रूप में उन सेकेंडों में, उन मिनटों में व्यक्ति पर इफेक्ट होता है। इसी तरीके से बहुत प्राचीन विद्या है जिसमें सभी विद्वान अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं वीरेंद्र मानसरोवर वास्तु सलाहकार, भाटापारा छत्तीसगढ़। आप बताओ, आपका क्या परिचय है और क्या कहना है? अरविंद शर्मा, हाँ, चैक रिपब्लिक प्राग से मैं आया। भ्रमल विद्या जो हमारी पुरानी विद्या है, उसमें मुझे अपना कहने का मौका मिलेगा कल के सत्र में। और हमारी ज्योतिष जो पुरानी महिला विदुषियाँ हैं, उनको आगे लाने के लिए ये सत्र और यहाँ जो आयोजन होगा, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आगे के लिए इनका हमारा इनको और आगे उत्तर बढ़ाने का योजना विदुषी महिलाएं। जय स्वामीनारायण। पहले तो सभी ज्योतिषविदों का स्वागत उदयपुर में, उदयपुर की पवित्र भूमि में देश विदेश से पधारे 350 लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और ये ज्योतिष का अखिल भारतीय सम्मेलन, अखिल विश्व सम्मेलन आज उदयपुर में हुआ और उदयपुर के इतने ज्योतिर्विद पधारे कि आज मौसम भी बिल्कुल बारिश का हो गया और ज्योतिष की महिमा का पूरा गान गुणगान यहाँ हुआ और देश विदेश से काफ़ी जानकारी हमें सीखने को मिली। रत्नों का क्या